ठीक है जी। और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, कंपनीज बैलेंस शीट इंक्लूड्स कैपिटल एंड रिजर्व्स, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $0.5 ईच, फुली पेड, 84,000 वैल्यू है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढ लेते हैं। अगर टोटल वैल्यू 84,000 है और एक शेयर की वैल्यू 0.5 है, तो हम टोटल वैल्यू को वैल्यू पर शेयर से जब डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। यानी कि हम 84,000 को डिवाइड कर रहे हैं 0.5 से, तो ये आ जाता है 168,000 नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। रिटेन प्रॉफिट कंपनी का 50,000 है, टोटल 134,000 है। द कंपनी मेक्स अ 1 for 2 राइट्स इशू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $0.5 ईच। अच्छा, नंबर ऑफ राइट्स इशू कैसे आएंगे? नंबर ऑफ राइट्स इशू यानी कि कितने शेयर्स जो है ना हमने राइट्स इशू करे हैं, वो कैसे आएगा? सवाल में लिखा हुआ है कि हम 1 for 2 राइट्स इशू करेंगे। 1 for 2 राइट्स इशू का मतलब ये होता है कि जिसके पास कंपनी के 2 शेयर्स होंगे, उसको एक नया शेयर दिया जाएगा। तो इसका मतलब 168,000 शेयर्स हैं, जिसके पास कंपनी के 2 शेयर्स होंगे उसको एक नया शेयर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 168,000 है, इसको 2 से डिवाइड और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर सवाल बोलता है 1 for 2 राइट्स इशू, तो इसका मतलब ये है कि जिसके पास भी कंपनी के 2 शेयर्स होंगे, उसको एक नया शेयर दिया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो पहले हैं उसको 2 से डिवाइड और 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो 84,000 नए शेयर्स हम इशू करेंगे। 0.5 की पार वैल्यू है, इशू हुआ है 1.30 पर। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, सारे लोगों ने ये शेयर्स खरीद लिए। अच्छा, अब अगर राइट्स इशू की डबल एंट्री हम देखेंगे ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक में कितना पैसा आएगा। देखिए, हमने 84,000 शेयर्स इशू करे हैं और हर शेयर के अगेंस्ट मुझे $1.3 रिसीव हैं। हमने 84,000 शेयर्स नए इशू करे हैं और हर शेयर के अगेंस्ट मुझे $1.3 मिले हैं। ये लिखा हुआ है इशूड एट $1.30 ईच। तो मुझे जो पैसे रिसीव हुए होंगे वो 84,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.3 रिसीव हुए होंगे। 84,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं और हर शेयर के अगेंस्ट मुझे $1.3 रिसीव है। तो 84,000 को मैं 1.3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो बैंक में पैसा आएगा उसका टोटल 109,200 है। अच्छा, डबल एंट्री क्या पास होगी? डबल एंट्री क्या पास होगी? बैंक डेबिट होता है, शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होता है और शेयर प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट होता है। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होता है? इस अमाउंट से। 84,000 शेयर्स इशू करे, हर शेयर के अगेंस्ट $1.3 रिसीव है, तो बैंक का अकाउंट तो 109,200 से डेबिट होगा। शेयर कैपिटल का अकाउंट पार वैल्यू से क्रेडिट होता है। शेयर कैपिटल का अकाउंट पार वैल्यू से क्रेडिट होता है। 84,000 मल्टीप्लाइड बाई एक शेयर की पार वैल्यू 0.5 है। 84,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं और एक शेयर की जो पार वैल्यू है वो 0.5 है। तो 84,000 अगर शेयर्स हैं और एक शेयर की जो पार वैल्यू है वो 0.5 है, तो 84,000 इंटू 0.5 यानी कि शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 42,000 से। और शेयर प्रीमियम कितने से क्रेडिट होगा? जितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है पार वैल्यू के ऊपर। पार वैल्यू के ऊपर कितना अमाउंट मिला है? टोटल 1.3 था, 1.3 में से पार वैल्यू 0.5 है, तो ऊपर वाला अमाउंट 0.8 है। ऊपर वाला ये एक्स्ट्रा अमाउंट 0.8 है। 84,000 इंटू 0.8 से हमारा शेयर प्रीमियम क्रेडिट होगा। 84,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 से हमारा शेयर प्रीमियम क्रेडिट होगा। ये डबल एंट्री होगी जब राइट्स इशू हो रहे होंगे। अब कितने शेयर्स हो गए कंपनी के पास? राइट्स इशू के पास राइट्स इशू के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी में कितने हो गए? राइट्स इशू के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी में पहले से 168,000 थे। पहले से 168,000 थे और 84,000 शेयर्स कंपनी ने न्यू इशू करे हैं। पहले से 168,000 थे और 84,000 नए शेयर्स राइट्स इशू में इशू हुए। तो राइट्स इशू के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स राइट्स इशू के बाद जो हो जाएंगे वो 168,000 और 84,000 दोनों का टोटल, यानी कि 252,000 नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ है?
A bonus issue of 2 for 3 ordinary shares of $0.5 followed the rights issue. What is now the maximum possible balance of the retained profit? अब आपने बोनस इशू किया है, बोनस इशू की टर्म्स क्या है? 2 for 3। 2 for 3 का मतलब ये है कि दो नए शेयर्स दिए हैं हर किसी को जिसके पास कंपनी के 3 शेयर्स थे। दो नए शेयर्स दिए हैं हर किसी के पास जिसके पास कंपनी के 3 शेयर्स थे। तो बोनस शेयर्स जो हमने इशू करे हैं, बोनस शेयर्स की जो क्वांटिटी होगी, इस एग्जिस्टिंग शेयर्स को 3 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर बंदा जिसके पास कंपनी के 3 शेयर्स थे उसको दो नए शेयर्स दिए गए हैं। तो हम 252,000 को 3 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोनस इशू के शेयर्स आ जाएंगे जो कि 168,000 है। अच्छा, अब सर इसकी एंट्री क्या पास होती है? देखें, हम देखते हैं कि भाई कितनी अमाउंट है। 168,000 शेयर्स है। वैल्यू कितनी बनती है? वैल्यू ऑफ बोनस इशू, वैल्यू ऑफ बोनस इशू कितनी बनती है भाई? 168,000 शेयर्स है और एक शेयर की वैल्यू 0.5 है। बोनस शेयर्स की क्वांटिटी 168,000 है और एक शेयर 0.5 पर इशू हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 168,000 इंटू 0.5 जो वैल्यू बनती है ना वो 84,000 बनती है। अच्छा सर, इसका क्या होगा? शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होगा 84,000 से। 84,000 से शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होगा। जब आप बोनस इशू करते हो तो आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हो। शेयर कैपिटल का अकाउंट जो है वो आप क्रेडिट कर दोगे 84,000 से। डेबिट आप क्या करोगे? डेबिट यहाँ पर दो चीजें होंगी। सबसे पहले तो आप शेयर प्रीमियम डेबिट करोगे। अच्छा, शेयर प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा हुआ है? शेयर प्रीमियम में पहले से तो कुछ नहीं पड़ा हुआ था, लेकिन जब आपने राइट्स इशू किया था ना तो 67,200 पड़ा हुआ था। तो 67,200 से शेयर प्रीमियम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और रिमेनिंग अमाउंट, अगर कोई और अमाउंट चाहिए तो उससे हमें रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करना पड़ेगा। रिमेनिंग अमाउंट कितनी होगी? रिमेनिंग अमाउंट 84,000 में से 67,200 माइनस कर देते हैं तो 16,800 होगी। अब उसका सवाल ये था कि ये सारा मामला करने के बाद रिटेन अर्निंग्स के अक्ति अकाउंट का क्या बैलेंस होगा? तो रिटेन अर्निंग्स का जो बैलेंस बच जाएगा, रिटेन अर्निंग्स का जो बैलेंस बच जाएगा, पहले से रिटेन अर्निंग्स में 50,000 रुपए थे, पहले से रिटेन अर्निंग्स में 50,000 रुपए थे, उसमें से 16,800 माइनस करे तो 33,200 रिटेन अर्निंग्स में रह जाएंगे। वन का जो आंसर होगा वो सी होगा। ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो अगर आपको अभी आपने थोड़ा लेट वेट ज्वाइन किया हो और रिकॉर्डिंग में देखना चाहो तो उसमें भी देख सकते हो। वैसे आप लोग बता दो भाई, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? क्या रिपीट करूं या रिकॉर्डिंग में देख लोगे? डन है? सही है सर। सही है। अगला सवाल, अगला सवाल है अ कंपनीज बैलेंस शीट। अब साथ रहना सारे लोग। अ कंपनीज बैलेंस शीट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट पर ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 मिलियन, ऑर्डिनरी शेयर्स $1 ईच, 10 मिलियन की वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा सर, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि मैक्सिमम मैं कितने शेयर्स इशू कर सकता हूं। मैंने, तुम समझ लो कि कितनी कितने शेयर्स मैक्सिमम इशू करने की गवर्नमेंट से परमिशन ली हुई है, इस तरह से समझ लो। ठीक है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 मिलियन है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कानूनी तौर पर मैं 10 मिलियन शेयर्स इशू कर सकता हूं। इशूड शेयर कैपिटल 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच। अच्छा, इशूड शेयर कैपिटल और ऑथराइज शेयर कैपिटल में क्या फर्क है? ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि जितने शेयर्स की मैंने इजाजत ली हुई है। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब है कि जितने शेयर्स इशू करने की मैंने इजाजत ली हुई है। और इशूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कितने शेयर्स अभी तक इशू करे हुए हैं। 2 मिलियन आपने इशू करे हुए हैं, 10 मिलियन तक आपको इजाजत थी। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो लीगली, इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो लीगली अभी मैं फर्दर 8 मिलियन शेयर्स इशू कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। 8 मिलियन मजीद शेयर्स इशू कर सकता हूं, गुंजाइश है। अच्छा, फिर रिजर्व में मेरे पास शेयर प्रीमियम है 2 मिलियन, जनरल रिजर्व है 4 लाख, और रिटेन अर्निंग्स है 1 मिलियन। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोनस शेयर्स दैट कुड लीगली बी इशूड? देखिए, एक तो ये 8 मिलियन की लिमिट हमारे पास कैसे आई है? जब हमने ऑथराइज शेयर कैपिटल को एंड इशूड शेयर कैपिटल को कंपेयर किया। ऑथराइज शेयर कैपिटल को और इशूड शेयर कैपिटल को कंपेयर किया ना, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8 मिलियन।
लेकिन जब हम बोनस इशू करते हैं, जब हम बोनस शेयर्स को इशू करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि भाई हमारी डबल एंट्री क्या पास होगी। जब आप बोनस शेयर्स इशू करते हो तो आपका शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट होता है, ठीक है, और आप अपने रिजर्व्स को डेबिट करते हो। अब यहां पर मेरे पास रिजर्व्स है क्या, मेरे पास शेयर प्रीमियम है एक रिजर्व, मेरे पास जनरल रिजर्व्स है, ठीक है, इसको भी मैं डेबिट कर दूंगा। मैं और क्या कर सकता हूं, मैं रिटेन अर्निंग्स को भी डेबिट कर दूं, मैं रिटेन अर्निंग्स को या रिटेन प्रॉफिट्स को भी डेबिट कर दूं। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा शेयर प्रीमियम कितने से डेबिट हो सकता है, जितना उसमें बैलेंस है 2 मिलियन का। ज्यादा से ज्यादा जनरल रिजर्व कितने से डेबिट हो सकता है, जितना उसमें बैलेंस है 4 लाख का। ज्यादा से ज्यादा रिटेन अर्निंग्स कितने से डेबिट हो सकता है, जितना उसमें बैलेंस है यानी कि 1 मिलियन का। तो शेयर कैपिटल को मैं क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा मैं जो शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर सकता हूँ वो 3.4 मिलियन से कर सकता हूँ, इससे ज्यादा से नहीं कर सकता। लिहाजा मैं चाहूं भी तो, ऑल्दो इजाजत 8 मिलियन की है, लेकिन मैं चाहूं तो भी 3.4 मिलियन के बोनस शेयर्स इशू कर सकता हूं। क्योंकि जब मैं 3.4 मिलियन के शेयर्स बोनस इशू करूंगा तो मेरे सारे रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। लिहाजा इस सवाल का आंसर 3.4 मिलियन या 2 का आंसर डी होगा। अगेन रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग के बाद आप दोबारा से इसको व्यू कर सकते हो, मैं इसको अपलोड कर कर आप लोगों को लिंक दे दूंगा। क्लियर है? चलें जी, अगला सवाल 3। A shareholder in a company sells his shares to another person. What is the effect on the share capital account of the company? देखिए, एक बंदे ने दूसरे बंदे को, एक इंसान ने दूसरे इंसान को शेयर खरीदे, बेचे, ठीक है। इससे कंपनी पर क्या फर्क पड़ेगा, इससे कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा, इससे कंपनी पर क्या फर्क पड़ेगा, इससे कंपनी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कंपनी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे कंपनी में कुछ भी फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो जब कंपनी शेयर्स एक बार इशू कर देती है, जब पहली बार कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी जो है वो बैंक को डेबिट कर देती है, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देती है। कंपनी के पास जो है ना वो शेयर्स कंपनी ने इशू कर दिए होते हैं और कंपनी के पास पैसा भी आ जाता है। उसके बाद ये जो शेयर्स होते हैं ये एक बंदा दूसरे बंदे को, दूसरा बंदा तीसरे बंदे को, तीसरा बंदा चौथे बंदे को बेच रहा होता है, उसमें कंपनी का कोई अमल दखल नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल यूं ले लो कि तुमने जो है ना वो एक गाड़ी बनाने वाली कोई कंपनी है, उसके शोरूम से एक बार गाड़ी खरीद ली। अब तुमने उसके शोरूम से गाड़ी खरीद ली, पहली बार तो उसको पैसे मिले और गाड़ी की चाबी तुम्हें मिल गई, गाड़ी तुम्हारी हो गई। अब तुम मिस्टर ए हो, तुमने मिस्टर बी को बेच दी। ए ने ली, एक बी को बेच दी, बी ने ली, बी ने सी को बेच दी, सी ने ली, सी ने डी को बेच दी। तो इससे कंपनी को तो कोई नए पैसे नहीं मिलेंगे ना। कंपनी ने तो जब पहली बार अपने ऑथराइज डीलर के थ्रू गाड़ी बेची थी तो कंपनी को पैसे मिल गए थे, और उसके बाद एक बंदा दूसरे बंदे को बेच रहा है, तो एक बंदे से दूसरे बंदे के पास गाड़ी जा रही है और पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 का आंसर डी होगा। हमेशा याद रखो कि एक बंदा दूसरे बंदे को शेयर बेचता है तो कंपनी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 4, a company raises cash by issuing 8% debentures. What is the effect on the company's profit and net current assets in the year of issue? अच्छा सर, 8% डिपेंचर्स का क्या मतलब है? डिपेंचर्स का मतलब है आपने लोन लिया, ठीक है। 8% का मतलब ये है कि साल का 8% इंटरेस्ट देना। मान लो आपने 100 रुपए का लोन लिया, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 100 रुपए का लोन लिया, तो इसकी डबल एंट्री पास होती है, बैंक का अकाउंट डेबिट 100 रुपए, बैंक में पैसे आए, आपने किसी से उधार लिया, उसने आपके बैंक में पैसे डाल दिए, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 100 रुपए। और 8% डिपेंचर्स जो कि एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जो कि एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, इस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए वापस से बताता हूं, अ कंपनी रेजेस कैश बाय इशूइंग 8% डिबेंचर्स। अच्छा, कैश है, कैश डेबिट हुआ और 8% डिबेंचर जो है ना वो क्रेडिट हो गया। अब वो बोलते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कंपनीज प्रॉफिट एंड नेट करंट एसेट्स इन द ईयर ऑफ इशू। अब नेट प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट देना होता है। मिसाल के तौर पर आपने लोगों से 100 रुपए का उधार लिया है तो आपको सालाना इस पर 8% का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट्स क्या होंगे, प्रॉफिट्स सर डिक्रीज हो जाएंगे। तो प्रॉफिट्स पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो ये पड़ेगा कि प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे। दूसरा सर नेट करंट एसेट्स लिखा है, नेट करंट एसेट्स क्या होता है।
नेट करंट एसेट्स का क्या मतलब होता है? नेट करंट एसेट्स का मतलब होता है सारे के सारे करंट एसेट्स माइनस सारी की सारी करंट लायबिलिटीज। नेट करंट एसेट्स का मतलब होता है सारे के सारे करंट एसेट्स माइनस सारी की सारी करंट लायबिलिटीज। अगर मैं ऊपर वाली डबल एंट्री देखता हूं, अगर मैं ऊपर वाली डबल एंट्री देखता हूं तो मेरे पास कैश इंक्रीज हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ है। कैश एक करंट एसेट है। कैश क्या है? कैश एक करंट एसेट है, तो करंट एसेट इंक्रीज हुआ है। और दूसरे एंगल पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है। तो नेट करंट एसेट्स में करंट एसेट्स वाली वैल्यू जब इंक्रीज होगी, नेट करंट एसेट्स में जब करंट एसेट्स वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेफिनेट सी बात है नेट करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे। फोर का आंसर बी होगा। क्लियर है बच्चों? मुझे कंफर्म कर दो। ठीक है, आगे बढ़ूं? सर अगर नेट एसेट्स होगा तो हाँ, उससे तो तो कोई फिर फर्क नहीं तो फिर पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट एसेट्स अगर वो बोलता तो ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज होता। एसेट्स भी 100 से इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटी भी 100 से इंक्रीज हो रही है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, ओके फाइव। ओके। फाइव में कहते हैं एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ कंपनीज बैलेंस शीट इज शोन। एक कंपनी की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, कैपिटल एंड रिजर्व्स की वैल्यू है, इशूड शेयर कैपिटल 4 मिलियन, ऑर्डिनरी शेयर्स है 0.5 ईच के और 2 मिलियन की वैल्यू है। पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढ लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे ढूंढेंगे भाई? टोटल वैल्यू है 2 मिलियन और एक शेयर कितने का? एक शेयर 0.5 का। टोटल शेयर्स 2 मिलियन के हैं और एक शेयर की वैल्यू 0.5 है। तो अगर मैं, अच्छा दिए हुए भी हैं, सॉरी 4 मिलियन दिए हुए भी थे, चलो कोई फायदा नहीं है। शेयर प्रीमियम के अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है। द कंपनी डिसाइड्स टू मेक अ राइट्स इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कंपनी राइट्स इशू कर रही है। राइट्स इशू का मतलब होता है पैसे भी आते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, हम नए शेयर देते हैं कंपनी के। The issue was made on the basis of one new share for every fold held at a price of $3 a share. अच्छा, राइट्स इशू के नंबर कितने होंगे? नंबर ऑफ राइट्स इशू, नंबर ऑफ राइट्स इशू, नंबर ऑफ राइट्स इशू कितना होगा? वो बोलते हैं एक नया शेयर दूंगा हर किसी को जिसके पास कंपनी के 4 शेयर्स हैं। लिहाजा 4 मिलियन को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हर बंदा जिसके पास कंपनी के 4 शेयर हैं उसको एक नया शेयर दे रहा हूं। तो अगर कंपनी के लोगों के पास 4 मिलियन के शेयर्स हैं तो 1 मिलियन नए शेयर्स इशू कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, राइट्स इशू के बाद टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? अगर ये भी मालूम करना हो तो वो 5 मिलियन हो जाएंगे। सवाल कहता है द इशू वॉज मेड ऑन द बेसिस, ठीक है, एट अ प्राइस ऑफ $3 पर शेयर, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्रीमियम अकाउंट ऑफ दिस राइट्स इशू। अच्छा जी, अब शेयर की जो पार वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, और जो रिसीव हो रहे हैं पैसे, अच्छा पैसे कितने रिसीव होंगे? देखें, शेयर प्रीमियम की राइट्स इशू की एंट्री होगी बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम का अकाउंट भी क्रेडिट। सबसे पहले देखते हैं बैंक में कितने पैसे आएंगे। आपने 1 मिलियन नए शेयर्स इशू किए हैं, हर शेयर आपने $3 पर किया है। 1 मिलियन नए शेयर्स इशू किए हैं, हर शेयर आपने $3 पर इशू किया है। तो 1 मिलियन शेयर के ₹3 के हिसाब से 3 मिलियन रुपए आपको रिसीव होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 3 मिलियन से। अच्छा, शेयर प्रीमियम कितने से क्रेडिट होगा? सॉरी, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? पार वैल्यू से। तो 1 मिलियन शेयर है और इसको मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 मिलियन शेयर्स हैं और इसको मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1 मिलियन शेयर्स की पार वैल्यू 0.5 के हिसाब से 1 मिलियन शेयर्स की अगर कैलकुलेशन करते हैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर तो ये 5 लाख बनता है। शेयर प्रीमियम कितने से क्रेडिट होगा? 1 मिलियन शेयर है और जो आपकी पार वैल्यू के ऊपर जितने भी पैसे मिले हैं, 3 पर आपने इशू किया था, पार वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू 0.5 थी, इसका मतलब ऊपर कितने पैसे मिले हैं? 2.5। 3 मिलियन, ₹3 पे आपने शेयर इशू किया था, पार वैल्यू 0.5 थी, तो पार वैल्यू के ऊपर आपको कितने मिले हैं? 2.5। तो आपने शेयर प्रीमियम को 2.5 मिलियन से क्रेडिट करना होगा। ठीक है। उसमें बोले व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्रीमियम अकाउंट ऑफ दिस राइट्स इशू। शेयर प्रीमियम अकाउंट 2.5 मिलियन से क्रेडिट यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। शेयर प्रीमियम का अकाउंट 2.5 मिलियन से इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अगेन मैं ये शीट और रिकॉर्डिंग आपको दूंगा तो आप रिवाइज कर सकोगे। 61 पर आ जाते हैं। अ कंपनी मेड अ राइट्स इशू ऑफ शेयर्स, वेयर इज दिस रिकॉर्डेड। अगर कंपनी राइट्स इशू करती है यानी कि शेयर्स इंक्रीज होते हैं, यानी कि ये वाली एंट्री पास होती है, तो इसको रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है?
बैंक अकाउंट आता है करंट एसेट्स में, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पर आता है। तो 61 का सिंपल सा आंसर है सी। 61 का आंसर है सी, क्योंकि बैंक अकाउंट करंट एसेट्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट पर आता है। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम बैलेंस शीट पर भी आते हैं और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पर भी आते हैं। तो 61 का आंसर है सी। 62, a company's statement of financial position shows the following: share capital, ordinary shares $10 each और 100,000 वैल्यू है। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया करो। नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 शेयर्स हो गए। जनरल रिजर्व की वैल्यू दी हुई है, रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू दी हुई है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस देन टेक प्लेस। द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 70,000। कंपनी ने 70,000 रुपए का डिविडेंड पे किया। डिविडेंड की एंट्री क्या पास होती है? रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट डेबिट हो जाता है। रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट डेबिट हो जाता है 70,000। और डिविडेंड पेएबल का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है 70,000। पहले तो मैं रिटेन अर्निंग्स में से डिविडेंड को अलहदा कर देता हूं। फिर जब ये डिविडेंड पे होता है तो डिविडेंड पेएबल का अकाउंट डेबिट दोबारा से हो जाता है 70,000। और बैंक अकाउंट से पे होता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है 70,000। द कंपनी मेक्स अ बोनस इशू ऑफ 5,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। कंपनी ने 5,000 ऑर्डिनरी शेयर्स का बोनस इशू करा। यहां पर ये मेंशन नहीं है कि बोनस इशू की क्या वैल्यू थी। अगर हम पार वैल्यू के हिसाब से चलें तो इसकी डबल एंट्री पास हुई होगी कि आपने कोई एक रिजर्व को डेबिट किया होगा। मिसाल के तौर पर रिटेन अर्निंग्स को डेबिट किया होगा क्योंकि शेयर प्रीमियम तो है नहीं। रिटेन अर्निंग्स को डेबिट किया होगा क्योंकि शेयर प्रीमियम तो है नहीं। किया कितने से होगा? 5,000 इंटू 10। 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 है। तो आपने रिटेन अर्निंग्स को डेबिट किया होगा 5,000 इंटू 10 यानी कि 50,000 से। और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा। शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा 5,000 नए शेयर इशू किए, एक शेयर की पावर वैल्यू 10 है। तो आपने 50,000 से रिटेन अर्निंग्स को डेबिट और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा। द कंपनी इशूज अ डिबेंचर ऑफ 120,000। 1,20,000 रुपए के डिबेंचर्स इशू करे। लोन लिया, बैंक डेबिट हुआ होगा 1,20,000। और डिबेंचर्स जो कि एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसको क्रेडिट किया होगा 1,20,000। What will be the total of share capital and reserves after these transactions are completed? इन ट्रांजेक्शन्स के हो जाने के बाद शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स का क्या टोटल होगा? अच्छा, अभी टोटल कितना है? अभी टोटल कितना है सर? अभी शेयर कैपिटल 1 लाख है। अभी शेयर कैपिटल 1 लाख है। फिर जनरल रिजर्व 60,000 है। जनरल रिजर्व 60,000 है। फिर रिटेन अर्निंग्स कितनी है? रिटेन अर्निंग्स 2,10,000 है। अभी क्या है? अभी शेयर कैपिटल 1 लाख है। जनरल रिजर्व 60,000 है। रिटेन अर्निंग्स 2,10,000 है। यानी कि करंट टोटल जो है ना वो 370 है। करंट टोटल, करंट। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन देखो। पहली ट्रांजेक्शन की वजह से क्या हुआ? रिटेन अर्निंग्स डेबिट हुआ और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हुआ। पहली जो ट्रांजेक्शन है उसकी वजह से रिटेन अर्निंग्स जो है वो डेबिट हुआ और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हुआ। रिटेन अर्निंग्स का डेबिट हो जाना मतलब रिटेन अर्निंग्स से किसी अमाउंट का माइनस हो जाना, सब्ट्रैक्ट हो जाना, कम हो जाना, लेस हो जाना। तो आपने जब डिविडेंड पे किया तो आपने 70,000 रुपए रिटेन अर्निंग्स में से हटाए, माइनस करे। रिटेन अर्निंग्स को डेबिट किया, डिविडेंड पेबल को क्रेडिट किया, डिविडेंड पेबल लायबिलिटी, और फिर जब वो डिविडेंड पे हुआ तो बैंक से पे हो गया। दूसरी ट्रांजैक्शन में रिटेन अर्निंग्स डेबिट हुआ है और शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है। दूसरी ट्रांजैक्शन में रिटेन अर्निंग डेबिट हुआ है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब एक रिजर्व कम हुआ है, शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है। एक हाथ से पैसा दूसरे हाथ में गया है। यानी कि वही, अगर आप इसकी बात करते हो तो इसमें आप ये कह सकते हो दूसरी जो ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से रिटेन अर्निंग्स जो है वो डेबिट हुआ है, शेयर कैपिटल क्या हुआ है? शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है। यानी कि एक तरह से रिटेन अर्निंग्स में से 50,000 माइनस हुए और शेयर कैपिटल में 50,000 ऐड भी तो हुए। शेयर कैपिटल में 50,000 ऐड भी तो हुए। तो नेट इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं हुआ। इधर से पैसे निकले, इधर चले गए। दोनों चीजें 370 में ऑलरेडी शामिल थी। ठीक है जी। एक हाथ से पैसे निकले और दूसरे हाथ से पैसे दूसरे हाथ में चले गए।
अच्छा, तीसरी जो ट्रांजैक्शन है उसमें करंट एसेट यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, करंट एसेट इंक्रीज हुआ है, और डिबेंचर्स यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, यानी कि उसका कोई भी लेना देना, कोई भी इंपैक्ट शेयर कैपिटल और रिजर्व्स पर नहीं है। तो आफ्टर द ट्रांजेक्शन जो टोटल होगा ना, आफ्टर ट्रांजेक्शंस जो लिखी है ऊपर, वो जो होगा ना वो 3 लाख होगा। ठीक है जी, ये अगेन मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा, ये शीट भी दूंगा, आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं सॉल्व। 63, a company made a bonus issue of ordinary shares. How was this recorded in its books of accounts? कंपनी ने बोनस इशू करा, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है? जब भी हम बोनस इशू करते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं आता, हम कोई रिजर्व डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं। तो अच्छा, यहां पर करेक्शन कर लेना, ये अकाउंट डेबिटेड की हेडिंग होगी, यह होगा अकाउंट क्रेडिटेड। क्रेडिट क्या होगा? शेयर कैपिटल। क्या बैंक अकाउंट डेबिट होगा? नहीं सर, बोनस इशू में तो पैसा नहीं आता, बोनस इशू में पैसा नहीं आता, बोनस इशू की एंट्री तो कुछ इस तरह की होती है। तो पैसा नहीं आता है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट तो होता है, लेकिन रिटेन अर्निंग्स या शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहा होता है। तो इसका मतलब 63 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 64 पर आते हैं, अ कंपनी इशूज 100,000 न्यू $1 ऑर्डिनरी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 0.2, विच इफेक्ट डज दिस हैव ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? कंपनी ने 1 लाख नए शेयर्स इशू किए, शेयर्स कितने हैं? लाख, और इनकी नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? इन शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? इन शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू जो थी वो 1 थी। अच्छा, प्रीमियम कितना चार्ज किया, यानी कि नॉमिनल वैल्यू के ऊपर कितने पैसे लिए? नॉमिनल वैल्यू के ऊपर पैसे लिए 0.2। तो अगर मैंने 0.2 का प्रीमियम लिया तो ये शेयर्स इशू कितने पे करे होंगे? ये शेयर्स इशू कितने पे करे होंगे? टोटल 1.2 पर इशू किया होगा एक शेयर। एंट्री क्या पास हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा पार वैल्यू से, और शेयर प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा उसके ऊपर वाली वैल्यू से। 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पैसा आया होगा। 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पैसा आया होगा, क्योंकि आपने $1 वाला शेयर 0.2 के प्रीमियम पर इशू किया, यानी कि 1.2 पर इशू किया, तो बैंक डेबिट हुआ होगा 1,20,000 से। शेयर कैपिटल का अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ होगा? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 से, यानी कि नॉमिनल वैल्यू से, और शेयर प्रीमियम कितने से क्रेडिट हुआ होगा? 1 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाई प्रीमियम यानी कि 0.2 से। ये डबल एंट्री पास हुई होगी। अब उसने पूछा विच इफेक्ट डज दिस हैव ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? इस ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या इंपैक्ट है? एक तो आपके पास जो है ना वो एक एसेट इंक्रीज हो रहा, ठीक है, एसेट इंक्रीज हो रहा, और साथ में इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है। ए में लिखते हैं इक्विटी इंक्रीजेस by the nominal value of the shares but decreases by the value of premium। नहीं नहीं, डिक्रीज थोड़ी हो रही है इक्विटी। बी में लिखा हुआ है इक्विटी इंक्रीजेस बाय द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ओनली। नहीं, इक्विटी जो इंक्रीज होती है वो नॉमिनल वैल्यू से नहीं, टोटल से इंक्रीज होती है। शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू से इंक्रीज होता है, बाकी पैसे शेयर प्रीमियम में क्रेडिट हो रहे होते हैं, दोनों इंक्रीज होता है। सी में लिखते हैं नेट एसेट्स इंक्रीज। हाँ बिल्कुल, नेट एसेट्स इंक्रीज होंगे, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज, एसेट्स इंक्रीज, नेट एसेट्स इंक्रीज by the nominal, net assets increase by the nominal value of the shares plus the value of the premium। बिल्कुल, आपके जो नेट एसेट्स हैं वो नॉमिनल वैल्यू और प्रीमियम की वैल्यू दोनों की टोटल वैल्यू से इंक्रीज होता है। ठीक है जी, कोई मसला? 65, the trial balance of 31st December 2015 showed the following information। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग्स दिए हुए हैं। ऑन 1 जनवरी 2016 द डायरेक्टर्स क्रिएटेड द जनरल रिजर्व ऑफ 70,000। जब जनरल रिजर्व क्रिएट होता है तो डबल एंट्री क्या पास होती है? रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करते हैं 70,000 से, जनरल रिजर्व को क्रेडिट करते हैं 70,000 से। ठीक है, एट द सेम टाइम 200,000 ऑर्डिनरी शेयर्स वर इशूड फॉर 300,000। 2 लाख नए शेयर्स इशू करे 3 लाख की वैल्यू पर, बैंक में आए 3 लाख रुपए, बैंक में आए 3 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा, शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? 2 लाख शेयर इशू करें, एक शेयर की पार वैल्यू भी 1 रुपया है, तो 2 लाख से शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ। और शेयर प्रीमियम कितने से क्रेडिट हुआ? शेयर प्रीमियम ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 1 लाख से क्रेडिट हुआ।
बाई विच अमाउंट डिड द टोटल रिजर्व्स इंक्रीज ऑन 1 जनवरी। जो रिजर्व्स हैं वो कितने से इंक्रीज हुए होंगे। देखो इसमें कोई रिजर्व्स का क्या इंक्रीज नजर आता है। अगर आप पहली ट्रांजैक्शन देखते हो तो रिटेन अर्निंग्स भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व भी रिजर्व है। एक रिजर्व डिक्रीज हो रहा है, एक रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, नेट इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है। देखो एक जगह पर आपका जो रिटेन अर्निंग्स वाला रिजर्व है वो 70,000 से कम हो रहा है, दूसरी जगह पर जनरल रिजर्व 70,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो पहली वाली ट्रांजेक्शन का कोई रिजर्व पर टोटल इंक्रीज नहीं है। सेकेंड ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड ट्रांजेक्शन में बैंक डेबिट हुआ है, बैंक तो करंट एसेट है। शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, ये शेयर कैपिटल है। तो रिजर्व शेयर प्रीमियम होता है, शेयर प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है 1 लाख से, शेयर प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है 1 लाख से। लिहाजा ओवरऑल इंपैक्ट क्या है कि 1 लाख रुपए से आपका शेयर प्रीमियम इंक्रीज हो रहा होगा। आखिरी है, हाउ विल द ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड द इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम इफेक्ट द रेवेन्यू रिजर्व्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। हाउ विल द ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जब आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो पैसे तो उससे, एंड द इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, और प्रीमियम पर अगर शेयर्स इशू करते हो उससे इफेक्ट द रेवेन्यू रिजर्व, आपके रेवेन्यू रिजर्व पर क्या फर्क आता है। अच्छा सर रेवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं। देखिए दो तरह के रिजर्व्स होते हैं, एक कहलाते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स वो होते हैं जो क्या आपके डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं ना बिजनेस के, उससे जनरेट होते हैं। जिस तरह से रिटेन अर्निंग्स में आने वाला सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो डे टू डे जो आप काम करते हो, जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उससे जनरेट होता है। जनरल रिजर्व की क्रिएशन से उसने पूछा हाउ विल द ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड द इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम इफेक्ट द रेवेन्यू रिजर्व्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। अगर आप क्या कहते हैं एक जनरल रिजर्व क्रिएट करोगे तो ये एंट्री पास होगी। इस एंट्री के पास होने से यानी कि अगर आप जनरल रिजर्व क्रिएट करोगे तो रेवेन्यू रिजर्व्स में क्या चेंज आएगा। रेवेन्यू रिजर्व में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहां पर आपके पास एक हाथ से पैसा दूसरे हाथ में पैसा जा रहा है, एक रेवेन्यू रिजर्व कम हो रहा है, दूसरा रेवेन्यू रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। दूसरा उसने पूछा कि जब शेयर्स प्रीमियम पर इशू करते हो तो रेवेन्यू रिजर्व पर क्या इंपैक्ट होगा। जब हम शेयर्स प्रीमियम पर इशू करते हैं तो ऐसी कुछ एंट्री पास होती है। जब हम शेयर्स प्रीमियम पे इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है, शेयर कैपिटल रिजर्व नहीं है। शेयर प्रीमियम इंक्रीज होता है, सर ये तो रिजर्व है लेकिन ये कहलाता है कैपिटल रिजर्व। सर ये कैपिटल रिजर्व क्यों कहलाता है। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो मेरे डे टू डे ऑपरेशंस, रोजमर्रा जो मैं काम कर कर कमाता हूं उसकी वजह से ना इंक्रीज हो। ये जो शेयर प्रीमियम है ये तो शेयर्स हमने पार वैल्यू के ऊपर इशू करे इसलिए जो पैसा आया था वो है। ठीक है, तो डी हमारा फाइनल आंसर होगा। यहां पर हमने कोई 10-11 सवाल जो है वो शेयर कैपिटल के सॉल्व करे हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है,